कुछ दिनों से पाकिस्तान में ये बाज़गश्त थी कि इमरान ख़ान के साथ इस्टेब्लिशमेंट का NRO होने जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये खुशखबरी दे रहे थे कि अप्रैल या मई में जो है वो इमरान ख़ान बाहर होंगे, रिहा हो जाएंगे। कुछ सहाफ़ियों ने भी ये बात कही सोशल मीडिया पे आके भी कि ये सब कुछ होने जा रहा है। तो ऑब्वियसली बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरी ज़िम्मेदारी थी कि पता किया जाए कि क्या होने जा रहा है एक्चुअली। तो मैंने कल ट्वीट किया और ये ट्वीट इस बुनियाद पर था कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट के बहुत अहम लोगों से रब्ता किया, उनसे बीइंग अ जर्नलिस्ट सवाल जवाब किए और उनकी बातों से मैंने जो कुछ अखज़ किया इमरान ख़ान की NRO डील के हवाले से उसको मैंने ट्वीट की शक्ल में ट्वीट कर दिया कि मेरा प्रोग्राम नहीं होता, वरना मैं प्रोग्राम में आके बात करता, लेकिन ट्विटर में एक ये चीज़ भी आसानी होती है कि प्रोग्राम तक पहुंचने के लिए तो आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। ट्विटर तो आप ट्वीट फ़ौरन कर देते हैं और फिर न्यूज़, तो ये एक न्यूज़ आइटम आप समझें इसको। इसमें जो कुछ मैंने इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से पता किया वो आपके सामने रख दिया। अवाम का राइट है जानना। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दोहरा देता हूँ कि कंसर्न सोर्सेज, बल्कि 2 ट्वीट्स किए तो उनमें जो ज़्यादा तफसील से है मैं वो आपको बता देता हूँ। Sources in establishment have confirmed that no reconciliation will be done with any of the disrupted forces who are advancing the agenda of foreign players. Reconciliation is unthinkable with the planners, abettors, facilitators and preparators of 9th May unless they condemn their act publicly, accept full responsibility of the heinous act, render public apology and give solemn commitment that such outrageous behavior will never be repeated. Sources have also confirmed that no reconciliation is in the offing with the elements who have polarized and divided the country along multiple lines to facilitate foreign agendas. Likewise, there will be no reconciliation with those who actively lobby against the state to pursue their narrow vested interest. Message is loud and clear. तो कल से लेकर आज तक डिफरेंट टॉक शोज़ और न्यूज़ मीडिया इस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट का इस मौक़िफ़ के ऊपर प्रोग्राम्स भी कर रही है और अपनी रिपोर्टिंग भी कर रही है। तो ये उनका मौक़िफ़ है जो आपके सामने मैंने रख दिया। अब सवाल ये उभरता है बेसिकली कि क्या इमरान ख़ान को इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी डील के ज़रिए बाहर आना एक रास्ता है, या इमरान ख़ान कोई डील ना भी करें तो कानूनी ज़ाब्तों से होते हुए निकल आएंगे और ज़मानत पे रिहा हो जाएंगे। उसके बाद इससे पहले मुल्क में बहुत दफ़ा हुआ केसेस जो हैं वो एंड तक भी जाते हैं, लेकिन कई दफ़ा सियासतदानों के ख़िलाफ़ वो केस ख़त्म भी होते हैं। रिसेंट मिसाल उसकी नवाज शरीफ साहब की है। लेकिन ये भी एक बात फैक्ट है कि जिस जुर्म के अंदर, इल्ज़ाम के अंदर इमरान ख़ान साहब पकड़े गए हैं या धरे हुए हैं अभी जेल के अंदर, वो 9 मई का है। वो इससे पहले कभी किसी सियासतदान ने सोचा भी नहीं होगा शायद, और ये हुआ इस मुल्क के अंदर 9 मई, जिस तरह पाकिस्तान के स्टेट इदारों के ऊपर हमला किया गया। उसकी आप अगर वीडियोज़ देखें तो आपको अंदाज़ा हो कि लोगों की ऐसी जहन साजी हुई थी जिस तरह वो नफ़रत का इजहार कर रहे थे हमारी अफवाज से। ये ऑब्वियसली उस वक्त भी कंडेमेबल था, ये आज भी कंडेमेबल है और ये अफसोसनाक भी है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर सवाल ये उठता है कि अगर इमरान ख़ान डील के ज़रिए बाहर आ जाएं, लेट सपोज, कानूनी रास्ता तो का इख्तियार किसी के पास नहीं है। उसका इख्तियार तो ना पहली पार्टी इमरान ख़ान साहब के पास है, ना दूसरी पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के पास है, क्योंकि जुडिशल कोर्स विल टेक इट्स ओन कोर्स, जुडिशरी का जो है। लेकिन अगर किसी डील के ज़रिए बाहर आ जाएँ तो ऑब्वियसली ये जो इस ट्वीट का स्पिरिट है वो ये कि फिर इस्टेब्लिशमेंट से भी लोग सवाल करेंगे कि इतना बड़ा वाक़या 9 मई का हुआ, अटैक ऑन द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस एंड पाकिस्तान, उसको अगर इस तरह जाने दिया जाए तो क्या ये अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है या दूसरा गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहा है फिर। लेकिन उसके साथ साथ दूसरे लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि जनाब फोरगो करना चाहिए और आगे चलना चाहिए और मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए और इमरान ख़ान के साथ मामला ठीक हो जाने चाहिए इस्टेब्लिशमेंट के, क्योंकि मिल के मुल्क को आगे लेके जाए। लेकिन फिर उसमें एक और बहुत अहम सवाल उठेगा कि अगर ऐसा हो जाए तो मौजूदा हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसका क्या होगा? क्योंकि PMLN ने इससे पहले इमरान ख़ान को सड़कों पे भुगता हुआ है धरनों की सूरत में, और इमरान ख़ान के मुतल्लिक तो कोई डील या कोई एग्रीमेंट या कोई शख्स ये हतमी तौर पे कह ही नहीं सकता कि वो चुप बैठे रहेंगे या वो जो बात करके बाहर निकलेंगे वो उस पर कायम रहेंगे, वो वही करेंगे फिर जो उनका दिल चाहेगा। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर पाकिस्तान ने आगे जाना है, उसके लिए इमरान ख़ान का जेल में रहना कितना ज़रूरी है या इमरान ख़ान का बाहर आना कितना ज़रूरी है, ये मेरे जहन में सवाल है। क्योंकि इस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ख़ास तौर पे, उसका दारोमदार इस मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पे भी है। तो इमरान ख़ान का जेल में रहना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अलामत बनेगा इस मुल्क के लिए, नवाज शरीफ PMLN की गवर्नमेंट के लिए, या उनका जेल से बाहर आना जो है वो
टोन डाउन कर देगा टेम्परेचर को, और इमरान साहब अपनी कमिटमेंट्स पे कायम भी रहेंगे और गवर्नमेंट के खिलाफ धरने जलसे भी नहीं करेंगे, सड़कों पर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई कंपेनिंग भी नहीं करेंगे, कोई जहन साजी भी नहीं होगी जो पहले वो उन पर इल्ज़ाम में करते रहे। ये आज का मेरे नज़दीक एट द एडवेंट ऑफ ईद इवन अहम तरीन सवाल है। इसके लिए मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं बहुत अहम है। सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वज़ीर हैं पेट्रोलियम के, मुर्जा सोलंकी साहब, उनका मैं कॉलम पढ़ रहा था दी नेशन में, उन्होंने भी लगभग यही बात की है जो मैंने इन ट्वीट्स में बात की है। सोलंकी साहब का वैसे ही विजन ज़रा बड़ा अहेड है, तो उन्होंने भी अपने सोर्सेज से पता करा के ये बात इसी तरह की कोई बात की। इरशाद भट्टी साहब ऑब्वियसली बहुत उनकी गहरी निगाह है पाकिस्तान के नेशनल मामलात के ऊपर और एक विजन वो भी रखते। तो अगर मैं सबसे पहले मुसद्दिक मलिक साहब, आप डिस्टर्ब थे इन ख़बरों से ये जो आ रही थी कि इमरान खान की कोई डील हो रही है शायद इस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो जिसका मेरे ट्वीट ने की हद तक तो तासुर ज़ायल हुआ, और वो ट्वीट मेरी अपनी राय नहीं थी। जैसे कि आपके आने से पहले मैंने ऑडियंस को बताया, ये मैंने इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन ज़राए से बात करके ये पूरा मखज़ नतीजा जो है वो अखज़ किया। परेशान आप अगर बाहर आ जाएं वो किसी डील के ज़रिए? जी नहीं जी, हमें क्या परेशानी होगी जब इमरान खान साहब ने ये दावा किया कि उनके पास मेजॉरिटी है और शायद कोई 800-900 सीटें वो जीत चुके हैं, तो हमने उनको दावत दी कि अच्छा अगर आपके पास मेजॉरिटी है और आपके पास इतनी ज़्यादा सीटें हैं तो आप आके हुकूमत बना लीजिए। ये तो मैंने पहले ज़रा फैसिशियसली कहा था 800-900 सीटें, लेकिन उनको मेजॉरिटी इस्टेब्लिश करने के लिए जितनी सीटें चाहिए थी वो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम आपको सपोर्ट कर देते हैं। तो किस चीज़ से खौफज़दा होंगे? इंसान यही कहता है ना कि अगर इलेक्शन हो तो आप खौफज़दा सर आप इस तरह होंगे कि वो आपकी गवर्नमेंट को पैरालाइज कर देंगे जैसा धरनों के दौरान किया था। तो देखिए, मैंने तो आपको पहले कहा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उनको दावत दी उनकी पार्टी को कि आप आके हुकूमत बना लें, तो वो हुकूमत बना लेते। पीपल्स पार्टी ने दावत दी कि हम राजी हैं आपको सपोर्ट करने के लिए। मुसद्दिक भाई, मैं एक आपको बात बताऊं, हमें सपोर्ट किया। आप जानते हैं ये एक रवायती शो नहीं है, मतलब मैं तो इसमें आप पता ना स्ट्रेट बात करता हूँ और आप अक्सर आप स्ट्रेट जवाब ही देते हैं, अनलेस के जब आपने खुद घुमाना हो मुझे भी और अपने आप को। सवाल ये आप वजह फरमा रहे हैं, जो आप फरमा रहे हैं कि ये होना चाहिए था, ये होता, सवाल ये नहीं हो रहा अब था या नहीं था। इमरान खान का बाहर आना, आप पोलिटिकल वो भी बताया ना, आप गवर्नमेंट में हैं इस वक्त, वो आपके लिए कितना फ़ायदामंद आप समझते हैं इस मुल्क के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, या कितना ये सर सवाल है। बाकी तो आपकी बात सारी बातें हमें पता है। वो जो ऑफर मारें कि आप लोगों ने भी ऑफ़र की, पीपल्स पार्टी ने भी ऑफ़र की, उन्होंने हुकूमत नहीं बनाई, वो नहीं बनाई उन्होंने। लेकिन इस सवाल का जवाब तो प्लीज़ देना, मैं तलबगार हूँ, मुझे जवाब चाहिए। नहीं तो उसके बाद जी कामरान साहब, वैसे तो आपको कौन घुमा सकता है लेकिन सवाल ये कि वो आके क्या कर लेंगे, आके रेली क्या कर लेंगे। इस वक्त हमारी जो काबीना है और वज़ीर आज़म जो है उनका बड़ा सीधा सीधा मौक़िफ़ है। उनका मौक़िफ़ ये कि हमें काम करना है, एक बहुत मुश्किल वक्त है और गुर्बत बहुत फैल चुकी है, बेरोज़गारी है, तो हमें इसको ठीक करना है। अब ठीक करने के अमल में जब कोई हुकूमत नहीं बना रहा था तो हमने हुकूमत बनाई है, और जो हमसे बन पा रहा है वो हम काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। सुबह मेहनत करते हैं, शाम को आपके प्रोग्राम में आ जाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाएं या इमरान खान साहब अंदर रहें? अगर तमाम सियासी जमातें चाहेंगी, हमारी सिंपल मेजॉरिटी तो है नहीं, अगर चाहेंगी कि हम हुकूमत ना बनाएं और इमरान खान साहब बनाएं या कोई और बनाए, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करें और आके हुकूमत ले लें। और ये जो मुश्किल वक्त है इसमें वो लीडरशिप दिखा दें और वो कोशिश करें कि लोगों के मसाइल का हल करें, तो इससे क्या बिगड़ेगा? यानी मैंने जो आपको पहले भी कहा था वो घुमाने के लिए नहीं कहा था, मैंने कहा कि हमने उनको ऑफर की, उन्होंने कहा हमने आपके ख्याल में इमरान खान अगर बाहर आ जाए तो आ जाएंगे, अगर आएंगे तो क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? आएंगे तो क्या कर लेंगे? नहीं, क्या करेंगे आप मुझे समझाइए ना, क्या करेंगे? मुझे तो उल्टा देंगे। हम तो पहले ही उनको कह रहे हैं, ऑफर की थी क्या? मैं आपको कह रहा हूं कि क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हम अपना काम करते रहेंगे, जब तक हमें मौका मिलेगा हम काम करते रहेंगे। अगर किसी को हुकूमत उल्टानी तो हमारे पास तो मेजॉरिटी है नहीं, तो उल्टा दें और आके खुद संभाल लें मुल्क और जरा चलाएं उसको, मुल्क को। ये आप किसको कह रहे हैं वैसे? ये वाली बात आप जो मेहनत ये वाली बात सबको कह जी, आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा है, बड़ा स्पेसिफिक सवाल भाई, सीरियस ना हो जाकर यार, मुझे आप सीरियस अच्छे नहीं लगते। आपने मुझे खौफजदा करने की कोशिश की शदीद, और
मैं काफ़ी खौफजदा हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं किस बात से खौफजदा हो रहा हूँ। हाँ, मैंने सोचा मैं किस बात से खौफजदा हो रहा हूँ, यानी जो चीज़ हम पहले ही ऑफर कर रहे हैं उससे खौफजदा हो रहा हूँ, तो मेरा खौफ ज़ायल हो गया। तो मैंने आपको कहा यार आप उल्टा दें, वाह, और खान साहब को कहें कि आ जाएं और वो चलाएं। हम तो पहले ही दावत दे रहे थे, और अगर उनसे मुल्क चलता है तो चला दें, अगर वो उनके पास ज़्यादा बेहतर हल है गुर्बत का तो वो आके हल कर दें। मैं और भट्टी साहब आपके साथ है ना, जरा गौर से सुनिएगा, आपकी हुकूमत को इंशाल्लाह कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन डरे उस वक्त से जब मैं और भट्टी साहब आपके देख नहीं सकता इनकी तरफ, और उसमें मुर्जा सुलंगी साहब भी शामिल है अब तो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे साथ ही आए इस रेंज में। बहरहाल तो ये आप हम तीनों से बना के रखें, फिर भले जितने लीडर बाहर आ जाए आपको कुछ नहीं होगा। बात ठीक है जी भट्टी साहब, नहीं ये बात आपकी ठीक है बिल्कुल। जब तक भट्टी साहब हमारे साथ है तब तक हमारा कोई बाल बिका नहीं कर सकता। और भट्टी साहब जब तक मेरे साथ हैं तो भट्टी साहब कोई बाल अल्लाह माफ करे कि भाई अल्लाह ऊपर है, अल्लाह जब तक सबके साथ है। अच्छा जी भट्टी साहब, बात ये है कि मेरे भाई वो कह रहे हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जो है हम मेहनत कर रहे हैं, गुर्बत मिटाने के लिए काम कर रहे हैं। आज उन्होंने वैसे सऊदी अरब में जाके ये कार्रवाई दिखाई भी है, एक अच्छी बात है, $5 अरब की सरमायाकारी का पैकेज ले लिया उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने। तो सर वो कह रहे हैं कि आ जाए इमरान खान, ये इतना ही सिंपल ये फील कर रहे हैं कि आ जाए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, आगे ले ले हुकूमत, ये इतना ही सिंपल है जितना मुसद्दिक साहब कह रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा बड़े पक्के मुंह से, बड़े मुस्कुराते हुए जो ये कह रहे हैं। जी बताएं जी भट्टी साहब। सर सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मुझे एक पिंक शर्ट में मेरे फेवरेट और मेरा बाबा मोहनजोदाड़ो का बाबा नज़र आ रहा है। वेलकम बैक सुलंगी साहब, आप बेलाखिर आ गए। और दूसरी बात ये है भाईजान के कहाँ से हो गए, नौजवान आदमी हैं। भट्टी साहब आप पहली दफ़ा मंडे को आए मेरे शो में, ये पिछले 2 हफ्ते से आ चुके हैं मुर्जा साहब। सर मैं पहली दफ़ा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मेरे बाबा हैं सर, ये हमारा आपस का एक मामला है, उसमें मेरे बाबा हैं। तो अच्छा सर, इशू ये है कि इस सवाल पे, इस बामकसद और बामानी और पुरमगज़ सवाल पे आने से पहले मैं सुना है अभी, और अगर ये सच है तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि उन्होंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 9 मई मुकदमात में सज़ा पाने वाले 20 अफराद की सज़ा माफ़ कर दी है। हाँ जी, और सबको रिहा कर दिया गया। सर शुक्रिया, ये बड़ी अच्छी मैं डिटेल बता दूं इसकी कि मिलिट्री कोर्ट से 9 मई मुकदमात में मुलविस सज़ा पाने वाले 20 अफराद सुनाई मुकम्मल से पहले रहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर आर्मी चीफ ने 20 अफराद की सज़ा माफ़ कर दी। ये अफराद अब तक 9 से 10 माह की सज़ा काट चुके हैं। इन अफराद को 6 और 7 अप्रैल को रहा किया गया। रहा होने वालों में वो नाम है और इनका ताल्लुक पिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, दीर और मर्दान से। अभी मैं एक बंदे का आपको शॉर्ट भी सुनवाऊंगा कि उन्होंने किस तरह का सलूक रहा उनका मिलिट्री उसके दौरान कस्टडी में। जी भट्टी साहब प्लीज़ कंटिन्यू करें। और दूसरा उनका शुक्रिया कि ये जो सुना जा रहा है कि 5 अरब, आर्मी चीफ साहब का शुक्रिया कि $5 अरब सऊदी पैकेज आ रहा है, अल्लाह करे आ जाए, और जिसके लिए ये एक तस्वीरी प्रोग्राम अभी जारी है सऊदी आर्मी चीफ को शुक्रिया अदा कर रहे हैं अरब में। ठीक है जी डेफिनेटली उनका ही शुक्रिया, इन्होंने खेत मिट्टी करने। और ये खैर से एक तस्वीरी प्रोग्राम है, अपने दफ्तर के अफसरों को 4 तनख्वाहें बोनस देकर, और वो भी कमर्शियल बैंकों से 23% सूद पर लेकर, पैसे देकर 31 लोगों के साथ उम्रे पे गए हैं। और ये मैं मुसद्दिक भाई से मुत्तफ़िक हूँ कि ये गुर्बत मिटाओ प्रोग्राम पे चल रहे हैं। कम अज़ कम इनके थोड़े से दिनों में आध चीमा की गुर्बत तो दूर हुई, उनके बच्चों की फ़ीस माफ़ हुई, और अब वो उम्रा भी फरमा रहे हैं। अल्लाह ने उन इतने गरीब आदमी को उम्रे की सादत नसीब फरमाई। बाकी भाईजान, ये इमरान खान से खौफज़दा ना हो, हुकूमत करें, लेकिन ये क्या हुकूमत कर पाएंगे? ये हुकूमत चल पाएगी? वफाकी हुकूमत की कोई सिमत या कोई नज़र आ रही है डायरेक्शन? चारों सूबों की हुकूमतें ऐसे हैं जैसे अलग अलग एक दूसरे से कटे हुए जजीरे, एक दूसरे से जैसे कोई तल्लक नहीं। चारों तरफ इख्तलाफात हैं, मुस्लिम लीग में इख्तलाफात, हुकूमती इत्तेहादी जमातों में इख्तलाफात, हुकूमत में इख्तलाफात, शहबाज स्पीड बामुकाबला मोहसिन स्पीड, KP बामुकाबला मरकज़, वज़ीर ख़जाना की कमेटियों में वज़ीर ख़ारजा साहब बैठे हुए हैं, ECL कमेटी में वज़ीर दाखिला नहीं, मरकज़ KP को चीफ सेक्रेटरी नहीं दे रहा, पंजाब मरकज़ को मोहसिन नकवी साहब के पसंदीदा अफसर नहीं दे रहा।
भाईजान आपको पता है कि मैंने पढ़ा था कि अगले 5 सालों के लिए हमें 120 अरब डॉलर चाहिए, और इंसानी तरक्की में पाकिस्तान हेटी और जिम्बाब्वे से भी पीछे है, और खैर से 164वें नंबर पर हैं हम। 9 करोड़ 80 लाख इस मुल्क के गरीब लोग जो हम जैसे हमारे भाई हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे झूले माइयाँ कर रहे हैं, और 1 करोड़ मजीद जाने वाले हैं। मजदूर की दिहाड़ी 5% बढ़ी है और महंगाई ये तो इमरान खान भी ठीक नहीं कर सकता कि भाई ये तो कोई नहीं कर सकता, तो वो भी नहीं कर सकते। जी मैं उसको छोड़ें सर उसको छोड़ें। इमरान खान को उसका अवाम की अदालत में मुकदमा है, तारीख की अदालत में मुकदमा है, पाकिस्तानी अदालतों में मुकदमा है, वो जाने और वो अदालतें जाने। इनकी बात करें जो इक़्तिदार में है। 7 साल पहले हमारी स्टॉक एक्सचेंज 100 बिलियन डॉलर की थी, अब 70 बिलियन डॉलर माइनस हो गए हैं, 30 बिलियन डॉलर की रह गई है। कुल जीडीपी हमारी 340 अरब डॉलर है, और मुकेश अंबानी अकेला 40% जीडीपी हमारी जितना है। रूल ऑफ लॉ में 142 मुल्कों में 31वें नंबर पर है। और आखिरी बात मैंने बात की थी जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में सुनिए सर, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में 142वें में 140वें नंबर पर हैं, 140वें नंबर पर। भाईजान ये कंपनी चलने वाली नहीं है, ये भांत भांत का मुरब्बा जो चूं चूं का मुरब्बा है, ये चलने वाले नहीं है। ये हम नहीं, हम इनके साथ हैं, हम सलूट मारेंगे। ये आपस अपने वजन से गिरने वाले हैं। अभी चंद ये ईद के बाद अभी आप देखिए कि होता है क्या 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 आगे जाना है और क्या क्या होना है। और जो हल्की ढोलकी पे इनके अपने लोग ही जुगते मार रहे हैं इस हुकूमत को, उसमें अब हम क्या करें और क्या करें, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई यार। एक तो आप ना मियां जावेद लतीफ साहब प्रोग्राम में हो या ना हो, आप उनका जिक्र कर देते हैं कि जी वो ये कर रहे हैं, उनके एक्शंस बता देते हैं। बहरहाल पॉइंट आपका आ गया मेरे भाई। सर राना मेरे फेवरेट और पसंदीदा राना सनाउल्लाह साहब की नहीं सुनी आपने? हाँ, लेकिन उन्होंने कह दिया कि इमरान खान के सारे मुकदमे झूठे हैं। उन्होंने कह दिया कि ये शुक्र भाई राना साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो नहीं मेरे भाई आ गया। राना साहब आज आपको उनकी राय जो है सुप्रीम कोर्ट की राय बन गई है। जी आपके लिए क्यों बुरी हो गई आज राना सनाउल्लाह की राय? मैं कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरे लिए तो ऐसे राय तो कोई भी दे सकता है ना। आपने मुझसे क्या राय मांगी? अच्छा ठीक, मैं बताता हूँ। मेरी तो राना साहब के साथ हमेशा ही लड़ाई रही है, सिवाय आज कुछ अरसे से नहीं हुई लड़ाई, तो इसलिए उनकी राय को मैं कभी भी चैलेंज कर सकता हूँ। आगे चलते हैं। अच्छा जी, मुर्जा सोलंकी साहब, भट्टी साहब ने तो सवाल को जवाब को घुमा के शहबाज गवर्नमेंट पे ले आए। मैं दोबारा सवाल वापस आता हूँ। भट्टी साहब तो बादशाह आदमी, जो चाहे कर सकते हैं। मुझे बताइए कि ये जो बाज़गश्त सुनाई दी डील की, एक तो आपको क्या लगता है ये सोशल मीडिया फ्रेंजी थी और उसको बढ़ावा फिर पीटीआई ने भी दिया? क्योंकि पीटीआई का हर बंदा आगे कह रहा है कि इमरान खान अप्रैल मई में रहा हो रहा है। हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, ना हो तब भी क्या फ़र्क पड़ता है न्यूट्रल लोगों को। तो मुझे बताइए सर, आपकी क्या खबर है, आपको क्या लगता है? और दूसरा वही सवाल मेरा कि इमरान खान साहब का बाहर आना जो है इस मौके पे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की निशानी होगा या अदर वे अराउंड होगा? देखिए, पहले तो आ जाएं कि ये जो ख़बरों का जो बुखार चला है सर कि बस अभी बाहर निकले तो कल बाहर निकले तो जी वो जल्दी वो बाहर आ रहे हैं, इसको ख़ुद इमरान खान ने भी और उनके जो करीबी रुफ़का हैं उन्होंने इस तासुर को बढ़ाया। और फिर जो उनके जो हामी हलके हैं मीडिया में, उन्होंने इसको बढ़ावा दिया, जिसमें वो शाम के जो वीलागर्स हैं या जो यूट्यूबर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अच्छा। मेरे नज़दीक इसका मकसद सिवाय एक सियासी शोशे और पब्लिसिटी स्टंट के अलावा और कुछ नहीं है। इसका मकसद सिर्फ मीडिया के अंदर दोबारा एक एंट्री लाना है और जो असल जो हक़ाइक़ हैं उनसे तवज्जो हटाना है। असल हक़ाइक़ क्या हैं? असल हक़ाइक़ ये हैं कि मुल्क में इलेक्शंस हो गए हैं, चारों सूबाई हुकूमतें तश्कील पा चुकी हैं, वफाकी हुकूमत तश्कील पा चुकी है, पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना ली है और उनके वज़ीर आला और काबीना अच्छे बच्चे के तौर पर सिस्टम के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं। मैंने ख़ुद उनको ऑपरेट करते हुए देखा है। तो ये जो असल हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि सिर्फ़ ये नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा बल्कि वफाक के अंदर उनके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, उनकी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और कमेटीज़ की जो चेयरपर्सन्स बनेंगे, सेनेट का कल इलेक्शंस होने जा रहे हैं,
चेयरमैन और डिप्टी उसको तो चेयरमैन चैलेंज कर दिया कमेटियां पीटीआई ने। बनेंगी। तो वो, हाँ, वो चैलेंज का जो नतीजा है वो दीवार पे लिखा है, उसका कुछ नहीं होना। इसलिए कि वो ये जो सूरत हाल है वो पैदा करने की कोशिश खुद पीटीआई ने की थी, अब वो खुद उसी का निशाना बने हैं। तो उसका नतीजा ये होगा कि पहले अगर कोई ढंग का मुकाबला भी कर सकते थे सेनेट में, अब वो भी नहीं होगा, एक तरह की जग हसाई होगी। ठीक। तो बुनियादी बात ये नहीं है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो तासुर दिया जा रहा है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट डील कर ले या खान साहब डील कर ले, ये 9 मई के हवाले से इस मसले को किसी एक तरफ लाए बगैर, जो कि आपने अपनी ट्वीट में इशारा किया है, इस तरह की डील इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान दोनों के लिए एक खुदकुश हमला होगी, दोनों को इससे नुकसान होगा। इसलिए ऐसी कोई बात होने वाली है नहीं। जिन लोगों को छोड़ा गया है उनकी सज़ाएं माफ़ नहीं हुई हैं, जो उनकी बाकी मांदा सज़ा थी उसको माफ़ किया गया है, लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं 9 मई के, उनकी कोई माफ़ी नहीं होने वाली। और अप्रैल में और मई में इमरान खान बाहर आएंगे, उसमें वो साल बताना भूल गए हैं। मुझे अभी 1-2 साल तक इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आता। आपको 1-2 साल तक इमरान खान बाहर आते नजर नहीं आते? जी नहीं। भट्टी साहब, क्विकली आप एग्री करेंगे कि 1-2 साल तक आपको बाहर आते नजर नहीं आते इमरान खान? अब आपने क्यों नहीं इख्तलाफ किया कि ये कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी है कि जो इतनी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ना सेनेट का कुछ निकलना है तो ना इमरान खान ने बाहर आना है। ये चीफ जस्टिस हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब इस पाकिस्तान के। आप इख्तलाफ करें ना, राना अब राय दी ना उन्होंने। भट्टी साहब, तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि मुर्तज़ा सोलंकी लिहाजा साहब मेरी बात तो सुन लें। नहीं, मैं भी आपसे अपने मैं जान की अमान पा के आपसे कह रहा हूं, मैं माजरत चाहता हूं अगर मैंने कोई गलत कह दिया। इशू ये है भाईजान कि मैं ये कह रहा हूं कि सोलंकी साहब की राय का एहतराम, अगर सोलंकी साहब को कोई किसी अदालत ने या सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया है कि 2 साल में वो बाहर नहीं आ रहे तो फिर तो बात ही ख़त्म हो गई। और अगर सोलंकी साहब को नहीं बताया तो फिर तो अदालतों पर छोड़े, मेरा ख्याल है। उनको देखते हैं कि वो साल में बाद आते हैं, 6 महीने में बाहर आते हैं, 3 महीने में। अब ये निगरान वज़ीर इत्तलात नहीं है, अब ये तजिया कार हैं। तो लिहाजा तजिया किया करें, राय ना दिया करें, स्वीपिंग स्टेटमेंट ना दिया करें कि वो तो 2 साल अंदर ही हैं। सोलंकी साहब, कुछ कहना है आपने? जी, बात यह है कि आखिरी बार जो मैंने चेक किया था कि चीफ जस्टिस साहब भट्टी साहब भी नहीं थे, वो माहिर मुआशात भी नहीं थे, वो कोई पॉलिटिक्स के प्रोफेसर भी नहीं थे, लेकिन इन तमाम उमूर पर अभी उन्होंने सैर हासिल तज़किया फरमाया है। तो मेरे लिए चीफ जस्टिस होना क्यों ज़रूरी है? ठीक है जी, ये बात नहीं खत्म करते, बिल्कुल ठीक है। मुसद्दिक मलिक साहब, मुझे एक बात समझा दें, सारी बातें छोड़े, इमरान खान आए ना, ये मेरा, भट्टी साहब, सोलंकी साहब का और लोगों का मसला है। मुझे एक बात बताएं, मैं आपके लिए ब्रेक के लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ कि यार ये लास्ट शो में 10 रुपये बढ़ गया पेट्रोल, अब 4 रुपये बढ़ गया, अभी खबर चल रही है। कोई हमें यह आप बता सकते हैं कि साहब से पूछें कि वो दालों के रेट दोबारा बताएं, हमें घी के रेट नहीं, मैं पेट्रोल पे जाना चाह रहा हूँ जो उनकी वजारत है। भट्टी साहब, अगर आप इजाजत दें, मैं चाह रहा हूँ कि जो इनकी वजारत है उस पर तो पूछ रहा हूँ उनसे मैं, हमें एक दफा बता दें कि अगले 1 साल का चले रोड मैप है आपके पास, ज्यादा लंबा तो टाइम मैं नहीं देता कि उस पर आप कमेंट करें, पता नहीं 1 साल बाद आप क्या रियलिटीज हो, फिर आप हो या कोई और हो या आप ही हो, लेकिन 1 साल का बता सकते हैं कि 1 साल के अंदर कितना पेट्रोल बढ़ जाएगा ड्यू टू IMF या ड्यू टू वॉट एवर। थोड़ा बताएं तो सही ना सर, ये ब्रेक के बाद हमें बता दें ताकि लोग मेंटली रेडी हो जाए। झटके जो लग रहे हैं कि हम बता रहे होते 4 रुपये बढ़ गया, अब 10 रुपये बढ़ गया, मतलब पहले कभी महीनों में बढ़ा करता था, अब तो रोज रोज के हिसाब से बढ़ रहा है। ये क्यों है इतनी? एक बार ही बढ़ा दें यार, एक बार ही जो करना कर दें। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 73% कारोबारी इदारों ने शहबाज हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मुझे महंगाई में तो खैर आपको पता ही है इस वक्त कहाँ पे पहुँची हुई है, लोग किस तरह ईद को डील कर रहे हैं। लेकिन मुसद्दिक साहब, बात यह है कि 9.5 रुपये एक भरी, 4 रुपये एक भरी, एक महीने के अंदर पेट्रोल की प्राइस, बिजली पेट्रोल की और गैस तो खैर अनप्रेसिडेंट बढ़ रही है। अब ये IMF के कहने पे आप कर रहे हैं या महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही है, इकॉनमी नहीं संभल रही, वॉट एवर, लेकिन थोड़ा ये तो बता दें कि कहाँ तक जाना है इसने, और ये इस तरह किस तरह बढ़ती रहेगी कि हर हफ्ते बढ़ रही है, हर महीने बढ़ रही है? कोई प्लान ही बता दें, बढ़ाई का भी प्लान बता दें कि बढ़ किस तरह रही है, ये कब तक बढ़ती रहेगी? देखिए, हमारी पेट्रोल की कीमत जो है वो 2 चीज़ों पे मुनहसर है। एक तो बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की क्या कीमत है,
बिकॉज कोई भी मुल्क, अमेरिका हो या पूरा यूरोप मिल जाए, वो तेल की कीमत को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। इस वजह से जो भी बैनुल अक़वामी सतह पे 15 दिन में तेल की कीमत होती है, हमें भी उसी भाव तेल ख़रीदना पड़ता है, और वो तेल जो है वो डॉलर में होता है। इस वजह से ख़रीदते हम तेल डॉलर में हैं और बेचते उसको पेट्रोल पंप पे रुपयों में हैं। फिर वो रुपए इकट्ठे करके वापस जाते हैं, डॉलर ख़रीदते हैं और तेल ख़रीदना पड़ता है। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो बैनुल अक़वामी मंडी में तेल की क्या कीमत है, और दूसरा डॉलर और रुपए में क्या दरमियान में तनासुब है। अब डॉलर और रुपए का तनासुब तो उसमें एक स्टेबिलिटी आ गई है, लेकिन बैनुल अक़वामी मंडी में ये जो पिछले दिनों मशरिक़ वस्ता में सिचुएशन पैदा हुई है और दीगर ममालिक में कुछ ईरान के हवाले से जो एक अनसर्टनिटी पैदा हुई है, उससे तेल की कीमत जो है डॉलर में तकरीबन 90-92 डॉलर पर बैरल तक चली गई है, जिसके नतीजे में थोड़ा सा दबाव है हम पे। हमारा ये ख्याल है कि बैनुल अक़वामी सतह पे थोड़ा सा अब ठहराव आएगा, ख़ास तौर पे ये फ़लस्तीनियों के हकूक़ के सिलसिले में उम्मीद ये है कि दुनिया खड़ी होगी उनके मसले का थोड़ा सर इसमें एक फैक्टर और भी तो है ना जो आप मिस कर रहे हैं, वो जो आपको IMF की आपकी डील है जिसमें आपने ऊपर से लेवी टैक्स लगाने हैं, वो पोजीशन क्या है, वो कहाँ जाके ख़त्म होगी? वो हर महीने लगाना है कि हर साल लगाना है, हर 6 महीने लगाना है, वो क्या है? जी नहीं जी, वो लेवी तो लग चुकी है, अब नहीं लगेगी, तो अब नहीं बढ़ रही। अच्छा, अभी कोई ऐसी तजवीज़ जी अभी कोई ऐसी तजवीज़ सामने नहीं आई जिसमें अभी कोई नहीं लगाई जाए, और अभी हमारा रिव्यू हो गया है, उसमें कोई ऐसी तजवीज़ नहीं है। और इस वजह से जो बुनियादी तौर पे तेल की कीमत है उसमें अच्छा मुसद्दिक साहब एक बात और बता दीजिए कि इन एडिशन आप GST भी लगा रहे हैं पेट्रोल पे? नहीं अभी तक कोई ऐसी स्कीम सामने नहीं आई जी। तो आपको IMF ने भी नहीं कहा, आप ये कंफर्म कर रहे हैं? ये बहुत देर से मैं सुन रहा हूँ, नहीं हमारे पास कोई ऐसी समरी नहीं आई, कोई ऐसी तजवीज़ अभी तक नहीं आई। बिल्कुल ठीक। भट्टी साहब क्या ये मौका कभी आ सकता है कि ये सब एक इकट्ठे बैठे हों, इस्टेब्लिशमेंट, PMLN, पीपल्स पार्टी, इमरान खान, या आपको लगता है कि ये मुमकिन नहीं है, फ़िलहाल मुमकिन नहीं? इस तरह सोलंकी साहब तो ने तो कह दिया 1-2 साल तक मुमकिन नहीं है, आपने वैसे इस पर क्लियर कट नहीं बताया, आपने तो बात घुमा दिया, आपने कहा छोड़ें जी इमरान खान को, वो तारीख में वो है। आपके नज़दीक एक तो इन र्यूमर्स की क्या, ये गॉसिप्स की या न्यूज़ की क्या वैल्यू, और आपको लगता है इकट्ठे आ सकते हैं बाहर, ये निकल सकते हैं, एक टेबल बैठ सकते हैं? देखिए अगर इसको इस तरह कर लें कि क्या इन्हें बैठना चाहिए, बिल्कुल बैठना चाहिए। ये अब मुल्क अनमैनेजेबल होता जा रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, और आपकी अफ़गान सरहदों, ईरान सरहदों, भारत सरहदों, उसका हाल देख लें, दहशतगर्दी की नई लहर देख लें, बदतरीन मुआशी बहरान देख लें, बदतरीन सियासी बहरान देख लें, नफ़रत और तकसीम देख लें, उसको तड़का लगा रहा है मैंडेट चोरी, मखसूस नशिस्तें और बाकी आगे आगे चलते जाएं। बैठना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी 9 मई के मुल्ज़म को छोड़ें, वो रियासत जाने और 9 मई के मुल्ज़म जाने, किसी ये तो नहीं लगता कि पॉलिटिकल फोर्स साथ बैठेंगे कभी भी वो? अब आपका सवाल जो था, सवाल ये मैं इसलिए उस पर आ रहा था कि इमरान खान इस वक्त अदालतों में उनके मुकदमे हैं, तोशाखाना में उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, साइफर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, इद्दत में निकाह आएगा और उसके बाद 9 मई के केसेस आएंगे। वो अदालतों से ज़ाहिर है उनको रिलीफ मिलना है, और अदालतों ने ही रिलीफ देना है अगर दिया तो। लेकिन क्या इमरान खान के अंदर रहने से ये हुकूमत चल पाएगी या आप आगे बढ़ पाएंगे? मुझे नहीं लगता। क्या आप इमरान खान बाहर आ जाएगा तो क्या मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? उस पर मुझे फिर भी वो ऐसा नहीं लगता। तो क्या वजह है, क्या कहाँ है, क्यों रिवर्स गियर लगा हुआ है इस मुल्क को? अभी तो ये जो IMF के बाद अगला कर्जा लेने जाना है हमने 6 से 8 अरब डॉलर, और ये जो रूस से जहाज़ आने थे तेल के, और ये जो हमें रोज़ बताते थे कि 1 रुपए का तेल बढ़ता है तो हमें नींदें नहीं आती, उस वक़्त ये आलमी मंडी कहाँ थी? उस वक़्त मशरिक़ वस्ता कहाँ था? उस वक़्त बाहर की दुनिया कहाँ थी? उस वक़्त भी तो यही सारा कुछ था। उस वक़्त क्यों दूसरा स्टांस था, आज ये दूसरा स्टांस क्यों लिया जा रहा है? तो कहने का मकसद ये, इनके पास कोई रोड मैप नहीं, इनके पास कोई पॉलिसी नहीं, इनके पास कोई विजन नहीं। इमरान खान इनकी गले की हड्डी बना हुआ है, ना ये उगल सकते हैं या ना निगल सकते हैं। आखिरी बात, एक मुल्ज़म को भी ना छोड़ें जिसने जुर्म किया है। लेकिन क्या इसके बाद या इससे पहले ये मुल्क चला पाएंगे? नहीं चला पाएंगे, ये अपने वजन से गिरने वाले हैं। सोलंकी साहब, इनके पास कुछ भी नहीं है। मुल्क तो चल नहीं, भट्टी साहब कह रहे हैं मुल्क तो चल नहीं पा रहा। इमरान खान गवर्नमेंट की
गले की हड्डी बना हुआ है। आप कह रहे हैं कि 2 साल वो बाहर नहीं आते नजर आ रहे हैं आपको, 1 से 2 साल। देखें, जो असल मसला है वो ये है कि ये मुल्क जूं का तूं चल नहीं सकता, स्टेटस को चल नहीं सकता। इस मुल्क को बुनियादी मुआशी और गवर्नेंस के जो इस्लाहात हैं उनकी ज़रूरत है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मुसद्दिक मलिक जैसे लोग जिस हुकूमत में हैं वो कोई बुनियादी इस्लाहात की तरफ जाएंगे और इसकी परवाह नहीं करेंगे कि उनकी जो मकबूलियत है वो कम होती है या बढ़ती है, क्योंकि ये मुल्क जिस हालत में है वैसे चल नहीं सकता। बाकी जो बात है कि जी वो इमरान खान अंदर होंगे तो फ़ायदा होगा, बाहर होंगे, मेरे ख़्याल में अगर अदालतें उनको आज़ाद करती हैं तो वो बाहर आकर उन्होंने कोई इनकलाब नहीं करना, ना वो कर सकते हैं। उनकी जो जमात है, उसके जो लोग उनकी मकबूलियत के नाम पर मुंतखब हुए हैं, वो पावर स्ट्रक्चर के अंदर मफाद उनका है कि ये सिस्टम चले। तो जहाँ तक तनकीद की बात है, उसके लिए मैं और भट्टी साहब बैठे हैं, तबर्रे करेंगे कि जी आपने कितनी तनख्वाहें दे दी और जो सऊदी अरब गए थे तो उसका कितना खर्चा आया, वो हम करते रहेंगे। इस मुल्क को बुनियादी मसाइल पर इत्तेफाक राय की ज़रूरत है और अपोजिशन होनी चाहिए, और पीटीआई को पहले भी इस वक्त भी मौजूद है कौमी असम्बली में, और इस वक्त तीनों जमातें इक़्तिदार की जमातें हैं, कोई भी जमात हिज़्ब इख्तिलाफ की नहीं है, हर एक को अपने अपने हिस्से का इक़्तिदार मिला हुआ है। राइट मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो रशिया के तेल वाली बात कही भट्टी साहब ने, उसको तो रिस्पॉन्ड करें, वो कहाँ गया? जी हमने जो रशिया से कार्गो हम लेकर आए थे उसमें हमें बेइंतहा फ़ायदा हुआ। उसमें हमें, मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकता, लेकिन तकरीबन 1 अरब रुपए के करीब फ़ायदा हुआ। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम तकरीबन 8.5 मिलियन टन तेल मंगवाते हैं। जो रूस से हमने तेल मंगवाया था वो तकरीबन 1 लाख टन था। अबूरी हुकूमत के दरमियान के दौरानिए में मेरे सुनने में ये आया है कि ये अब तेल जो है प्राइवेट सेक्टर डायरेक्टली लेकर आ रहा है, यानी हुकूमत उसमें अब शरीक नहीं है, मगर प्राइवेट सेक्टर की कुछ रिफाइनरीज। और आपको अमेरिका ने उस वक्त भी प्रेशराइज नहीं किया और आज भी नहीं कर रहा अमेरिका प्रेशराइज कि आप यूक्रेन की जंग की वजह से रशिया के साथ क्यों ऑयल डील कर रहे हैं? नहीं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अभी हमारी रूस से दोबारा बातचीत नहीं शुरू हुई। मेरे गुमान में ये बात है कि हमें प्रॉबली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट दोबारा इसको रिवाइव करना चाहिए, देखने के लिए कि हमें क्या बेनिफिट आ सकता है। बट साहब कुछ बात करनी है, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि जब तक हम हाफ अ मिलियन टन तक नहीं लेकर आएंगे, 500,000 to 1 मिलियन टन तक, तब तक को खातिर खा फ़ायदा नहीं होगा, मगर हर कार्गो में हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। बिल्कुल ठीक जी भट्टी साहब, फ़ायदा हो रहा है, आप नुकसान को छोड़ दें बस। अब ब्रेक से पहले कुछ कहना आपने? ब्रेक ले लूँ मैं। भाईजान, इनको तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है। और आखिरी 2 जुमले हैं कि इन्ना ते ना रहना, जागदियाँ रहना। मैं आपको एक इंटरव्यू सुना रहा हूँ मोहम्मद अदरीस का, जिनको GHQ पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें फौजी अदालत ने रिहा कर दिया है। उनकी ज़रा बात सुन लें, उसके बाद मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। ये तो डिटेल थी हुस्न सलूक की जो मिलिट्री कस्टडी के दौरान मोहम्मद जो अदरीस थे उन्होंने जो है एक्सपीरियंस किया। अगर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बंदियाल साहब की थी, वो इसके अंदर स्टे ना देती, ये मिलिट्री ट्रायल बहुत पहले शुरू हो चुका होता, अदरीस साहब बहुत पहले रहा हो चुके होते, और इससे हमें चला पता कि ऑब्वियसली मिलिट्री ट्रायल जो है या मिलिट्री कोर्ट जो वो भी पाकिस्तान के ही हैं। अगर वो पाकिस्तानी शहरियों को डील कर रहे हैं तो वो कोई दुश्मनों की तरह डील नहीं कर रहे। आज जिस तरह के सानिया 9 मई पर आर्मी चीफ ने 20 अफराद की सज़ाएँ माफ़ कर दी, बहुत बड़ा सवाल ये है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट इनके दरमियान अफ़ाम तफ़हीम हो पाएगी या नहीं। अब तक की पोजीशन तो यही है कि नो है टू ऑल द NROs। कल तक का पता नहीं, मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।